नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 21 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर आप रेगुलर वीडियोस के माध्यम से CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अनप्रोसेस्ड आइटम्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। अनप्रोसेस्ड आइटम्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन DBMS से लिया गया है। DBMS जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमसे पूछा गया है अनप्रोसेस्ड आइटम्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। अनप्रोसेस्ड आइटम्स के कलेक्शन को कहा जाता है डेटा। डेटा जो होता है वह अनप्रोसेस्ड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। तो अनप्रोसेस्ड आइटम्स के कलेक्शन को कहा जाता है डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा कुछ रॉ फैक्ट होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं जो कि अनप्रोसेस्ड होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। डेटा मतलब कुछ रॉ फैक्ट्स, कुछ तथ्य होते हैं जो कि अनप्रोसेस्ड होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जबकि डेटा की प्रोसेसिंग करने के बाद, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। मतलब प्रोसेस्ड डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। डेटा होता है अनऑर्गेनाइज्ड, अनप्रोसेस्ड, जबकि प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा की प्रोसेसिंग करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस्ड डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में हम जो इनपुट करते हैं वह होता है डेटा। इस डेटा को इनपुट करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, डेटा की प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद जो आउटपुट प्राप्त होता है उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा। अनप्रोसेस्ड आइटम्स के कलेक्शन को डेटा कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBMS में टपल क्या होता है। DBMS में टपल क्या होता है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को बनाने की, उसको मैनेज करने की, डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करता है, उसे कहा जाता है DBMS सॉफ्टवेयर। जैसे कि MS एक्सेस, ओरेकल, MySQL, यह सभी DBMS सॉफ्टवेयर होते हैं। जब कोई डेटाबेस बनाया जाता है तो उस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होती हैं। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होती हैं और एक टेबल मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम का कलेक्शन होती है। एक टेबल मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम का कलेक्शन होती है। टेबल की जो रो होती हैं, रो को टपल या रिकॉर्ड भी कहा जाता है। टेबल की रो को टपल या रिकॉर्ड कहा जाता है और टेबल के कॉलम को फील्ड या एट्रीब्यूट कहा जाता है। फील्ड या एट्रीब्यूट मतलब टेबल की रो को हम टपल या रिकॉर्ड कहते हैं और टेबल के कॉलम को फील्ड या एट्रीब्यूट कहते हैं। तो यहां पर हमसे पूछा गया था DBMS में टपल क्या होता है। टपल होती है टेबल की रो, मतलब रो ऑफ टेबल। टेबल की रो को टपल कहा जाता है या रिकॉर्ड कहा जाता है, जबकि टेबल के कॉलम को एट्रीब्यूट या फील्ड कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रो ऑफ टेबल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसकी हमें डेसिमल वैल्यू बतानी है, क्या होगी। हमें एक बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है और हमें इसकी डेसिमल वैल्यू बतानी है कि यदि हम इस बाइनरी वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में बदलेंगे तो क्या आंसर प्राप्त होगा। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम से कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8,
डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। हमें यहां पर एक बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है जिसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है और आंसर बताना है। इसको सॉल्व करने के लिए कई प्रकार की ट्रिक होती हैं, कई प्रकार की मेथड होती हैं, लेकिन हम यहां पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक शॉर्ट और सिंपल मेथड बताने वाले हैं जिससे आप किसी भी बाइनरी नंबर को बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से डेसिमल नंबर में बदल सकते हैं। यदि आपको कोई भी बाइनरी नंबर दिया गया है और आपको उसको डेसिमल में बदलना है तो आप एक सीरीज याद रखें। एक सीरीज होती है जो कि 1 से स्टार्ट होगी, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। यह सीरीज आपको 1 से स्टार्ट करनी है और इसको डबल करते जाना है, बढ़ाते जाना है। आपके बाइनरी नंबर में जितने अंक होंगे वहां तक आपको यह सीरीज यूज करनी है। 1 से चालू करेंगे और इसको डबल करते जाएंगे। जितने अंक आपके बाइनरी नंबर में हैं उतने अंकों की सीरीज आपको बना लेनी है। मतलब हमारा जो बाइनरी नंबर है इसमें 4 अंक हैं। पहला अंक है 1, दूसरा है 0, तीसरा है 1 और चौथा है 0। 4 अंक हैं तो हम सीरीज भी कितने अंकों तक यूज करेंगे? 4 अंकों तक। यदि क्वेश्चन में 5 अंक होते तो सीरीज भी 5 अंकों तक यूज करते। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में पहले डिजिट के नीचे अपनी सीरीज का पहला अंक लिखना है 1, दूसरा अंक क्या है हमारी सीरीज का 2, तीसरा अंक हमारी सीरीज का क्या है 4 और चौथा अंक क्या है 8। हमारे क्वेश्चन में 4 डिजिट थे तो हमने सीरीज को भी 4 डिजिट तक यूज किया है। यदि क्वेश्चन में अंक ज्यादा होते तो हम सीरीज के अंक को भी बढ़ा लेते। यदि यहां पर और भी नंबर होते तो हम इसको 32 के बाद 64 कर लेते, 128 कर लेते। अब हमें क्या करना है यह देखेंगे आप ध्यान से। यहां पर हमारे क्वेश्चन में जहां जहां पर 1 है हमें सीरीज के उन अंकों को जोड़ देना है और जहां पर 0 है उन अंकों को नहीं जोड़ना है। तो हमारे क्वेश्चन में पहला 1 हमें किसके साथ मिला? 8 के साथ, मतलब 8 ऐड होगा। 4 के साथ तो 0 है तो 4 को हम ऐड नहीं करेंगे। दूसरा 1 कहां मिला? 2 के साथ, मतलब हमें 8 और 2 को जोड़ देना है और जहां पर 0 है उनको नहीं जोड़ना है। क्वेश्चन में पहला 1 किसके साथ आया? 8 के साथ, तो 8 ऐड होगा और दूसरा 1 आया 2 के साथ तो 2 ऐड होगा और 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यह हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं कितना आसान है इसको सॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में हमें दिया होता 1 0 0 1, हम सीरीज क्या लगाते? 1 2 4 8। अब हमारे क्वेश्चन का 1 कहां कहां पर आया? 8 के साथ और 1 के साथ, तो 8 और 1 कितना हो जाता? 9। इस क्वेश्चन का आंसर 9 हो जाता। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर आया है 10। तो आपको कोई भी बाइनरी नंबर यदि दिया जाता है उसको बहुत कम समय में बहुत ही आसानी से सॉल्व करने के लिए आप इस सीरीज का, आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेस्कटॉप में डेट एंड टाइम कहां शो होते हैं? कंप्यूटर डेस्कटॉप में डेट एंड टाइम कहां शो होते हैं? बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। कंप्यूटर डेस्कटॉप में डेट एंड टाइम कहां पर शो होते हैं? डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन। कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद जो हमें स्क्रीन शो की जाती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पर वॉलपेपर होता है, आइकन्स होते हैं, टास्क बार होता है, स्टार्ट बटन होता है। तो जो डेट एंड टाइम हमें शो किया जाता है वह टास्क बार पर शो किया जाता है। टास्क बार पर, टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन में बॉटम में होता है, नीचे होता है, जिस पर डेट एंड टाइम को शो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डेट एंड टाइम को टास्क बार पर शो किया जाता है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट टास्क बार कहां पर शो होता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट टास्क बार बॉटम में शो होता है, नीचे शो होता है। तो यहां पर हमने 2 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए माउस से ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए
माउस से ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट की यदि हमें प्रॉपर्टी शो करनी है, प्रॉपर्टीज को ओपन करना है, तो हम माउस से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें? लेफ्ट क्लिक करें, डबल क्लिक करें, राइट क्लिक करें या ड्रैग करें? तो यदि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ओपन करनी है, ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई फाइल, कोई फोल्डर, कोई सॉफ्टवेयर, उस पर जब आप राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए माउस से राइट क्लिक करना होता है, राइट क्लिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट क्लिक करने पर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं। यहां पर एक क्वेश्चन और तैयार करना है। यदि शॉर्टकट की से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ओपन करनी है, शॉर्टकट की से, तो ऑल्ट प्लस एंटर शॉर्टकट की यूज की जाती है। ऑल्ट प्लस एंटर, इसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। यहां पर हमारे डेस्कटॉप पर कई प्रकार के आइकन हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एमएस वर्ड की प्रॉपर्टीज को देखना चाहते हैं, तो हम एमएस वर्ड पर राइट क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर हमें प्रॉपर्टीज ऑप्शन दिया जाता है, जहां से हम एमएस वर्ड की प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए माउस से राइट क्लिक किया जाता है या फिर कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ एंटर को प्रेस किया जाता है, ऑल्ट के साथ एंटर को। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने दो क्वेश्चन को समझा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग को रीसेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग को रीसेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यदि हमने एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है और उस फॉर्मेटिंग को हमें हटाना है, फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है, तो उसे कहा जाता है रीसेट फॉर्मेटिंग, जिसके लिए कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस स्पेस का। एमएस वर्ड में यदि आपने किसी टेक्स्ट पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है और आप उस फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो रीसेट फॉर्मेटिंग या रिमूव फॉर्मेटिंग ऑप्शन यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यहां पर हमने एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बनाया है, एक फाइल बनाई है, जिसमें हमने एक पैराग्राफ में कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है। यदि हम यह फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर एक ऑप्शन होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग या रिमूव फॉर्मेटिंग या रीसेट फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ स्पेस को प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ स्पेस को। तो कंट्रोल प्लस स्पेस से हम फॉर्मेटिंग को रीसेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस स्पेस रीसेट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? यह क्वेश्चन चेंज केस टॉपिक से पूछा गया है, चेंज केस टॉपिक से। एमएस वर्ड में टेक्स्ट के साथ 5 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं, 5 प्रकार के। एमएस वर्ड में टेक्स्ट पर 5 प्रकार के केस यूज किए जा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की के माध्यम से केवल 3 केस यूज किए जा सकते हैं। एमएस वर्ड में टोटल होते हैं 5 केस, लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 केस यूज किए जाते हैं और चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3। हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट केस कौन सा होता है, तो डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस, सेंटेंस केस। लोअर केस में सभी अक्षर स्मॉल लेटर में दिखाए जाते हैं, अपर केस में सभी अक्षर कैपिटल लेटर में दिखाए जाते हैं। सेंटेंस केस में सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी सभी अक्षर छोटे होते हैं। और टॉगल केस स्मॉल लेटर को कैपिटल में बदल देता है और कैपिटल लेटर को स्मॉल में बदल देता है। तो यहां पर हमने चेंज केस से संबंधित 4-5 क्वेश्चन को तैयार किया। पहला क्वेश्चन, केस एमएस वर्ड में 5 प्रकार के होते हैं, शॉर्टकट की से केवल 3 केस यूज किए जा सकते हैं। शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3 और डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस केस एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट टाइप है उसमें यह पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है।
पूरे सेंटेंस में फर्स्ट लेटर बस, फर्स्ट कैरेक्टर बस हमारा कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल हैं, क्योंकि एमएस वर्ड का जो बाय डिफॉल्ट केस होता है वह होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस, यहां पर 5 प्रकार के केस होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट होता है सेंटेंस केस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के किस टैब में हैंडआउट मास्टर ऑप्शन प्राप्त होता है? पावर पॉइंट के किस टैब में हैंडआउट मास्टर ऑप्शन प्राप्त होता है? पावर पॉइंट से पूछा गया है यह क्वेश्चन। पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, पावर पॉइंट का यूज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। अब आपको यहां पर यह समझना होगा कि हैंडआउट क्या होता है। हैंडआउट एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रेजेंटेशन देते समय ऑडियंस को दिया जाता है। हम जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्रेजेंटेशन से संबंधित एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसे कहा जाता है हैंडआउट। हैंडआउट में प्रेजेंटेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन होती है। यह हैंडआउट हमारी प्रेजेंटेशन को देखने वाली ऑडियंस को दिया जाता है, ताकि ऑडियंस हमारे प्रेजेंटेशन से संबंधित कोई यदि डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको हैंडआउट से समझ सके। तो हैंडआउट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रेजेंटेशन को देखने वाली ऑडियंस को दिया जाता है, और हैंडआउट में प्रेजेंटेशन से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन होती है। अब हमसे पूछा गया है पावर पॉइंट के किस टैब में हैंडआउट मास्टर ऑप्शन प्राप्त होता है? तो हैंडआउट मास्टर प्राप्त होता है व्यू टैब में। पावर पॉइंट के व्यू टैब में स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर, तीनों मास्टर प्राप्त होते हैं व्यू टैब में। पावर पॉइंट में 3 मास्टर होते हैं, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। जो हैंडआउट मास्टर है यह ऑडियंस के लिए दिया जाता है। नोट्स मास्टर जो प्रेजेंटेशन देने वाला रिप्रेजेंटर होता है, जो स्पीकर होता है, वह अपने हेल्प के लिए नोट्स मास्टर का यूज करता है। और स्लाइड मास्टर का यूज कंप्लीट प्रेजेंटेशन में सिमिलर स्टाइल, सिमिलर फॉर्मेटिंग सेट करने के लिए किया जाता है। और तीनों ही मास्टर पावर पॉइंट के व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। इसको हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। पावर पॉइंट के व्यू टैब में हमें मास्टर व्यू सेक्शन में स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। हैंडआउट मास्टर ऑडियंस के लिए दिया जाता है, जिसमें एक साथ मल्टीपल स्लाइड होती हैं, ताकि ऑडियंस हमारे प्रेजेंटेशन से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन को ले सके। दूसरा होता है यहां पर नोट्स मास्टर, जो कि प्रेजेंटेशन देने वाले रिप्रेजेंटर या स्पीकर के लिए हेल्पफुल होता है। इसमें स्पीकर अपने लिए कुछ नोट्स तैयार कर सकता है। और तीसरा होता है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर का यूज कंप्लीट प्रेजेंटेशन में एक जैसी फॉर्मेटिंग, एक जैसी स्टाइल अप्लाई करने के लिए किया जाता है। तो पावर पॉइंट में 3 मास्टर होते हैं और तीनों ही मास्टर व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में इक्वल राउंड 20.56, 0 का आउटपुट क्या होगा? यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर से पूछा गया है। यहां पर हमें एमएस एक्सेल का राउंड फंक्शन दिया गया है और हमें बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। एमएस एक्सेल में राउंड फंक्शन का यूज किसी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू में डेसिमल के बाद शो होने वाले अंकों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मतलब यदि आपके पास कोई दशमलव वाली संख्या है और दशमलव के बाद आपको कितने अंक शो करने हैं, यह आप सेट कर सकते हैं राउंड फंक्शन से। साथ ही साथ यह फंक्शन किसी डेसिमल वैल्यू को नॉर्मल इंटीजर नंबर में भी कन्वर्ट कर सकता है। राउंड फंक्शन 2-3 प्रकार से वर्क करता है। एक तो यह दशमलव के बाद कितने अंक शो करने हैं यह सेट करता है। दूसरा, यदि आपके पास कोई दशमलव वाली संख्या है और आपको उसको नॉर्मल इंटीजर नंबर में बदलना है, दशमलव को हटाना है, तो भी आप राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। हमें यहां पर क्वेश्चन दिया गया है 20.56, 0, मतलब हमारा जो दशमलव वाला नंबर है वह है 20.56, 20.56 और कामा जीरो का मतलब है हमें दशमलव के बाद एक भी अंक शो नहीं करना है।
दशमलव के बाद हमें एक भी अंक शो नहीं करना है। 0 का मतलब है दशमलव के बाद एक भी अंक शो नहीं होगा। और जब हम यह फंक्शन चलाएंगे तो हमें आउटपुट प्राप्त होगा 21। आउटपुट कितना प्राप्त होगा? 21, क्योंकि हमने दशमलव के बाद 0 अंक शो किए हैं। और यदि दशमलव के बाद का जो नंबर होता है वह 49 से छोटा होता है तो यहां पर यह राउंड डाउन करता है। राउंड डाउन करेगा मतलब आंसर देता 20। लेकिन यदि दशमलव के बाद का नंबर 50 से बड़ा होगा तो यह राउंड अप कर देता है। राउंड अप कर देगा मतलब नंबर को बढ़ा देगा। तो यहां पर दशमलव के बाद कितना दिया गया है? 56। 5650 से बड़ा है, मतलब यह इसको राउंड अप करेगा और राउंड अप करेगा तो आंसर कितना दे देगा हमें? 21। लेकिन यदि हमारे क्वेश्चन में, हमारे फॉर्मूले में होता 20.35 और यदि हम लिखते 20.35, 0, तो जब यह राउंड होता तो यहां पर राउंड डाउन किया जाता। राउंड डाउन क्यों किया जाता? क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या 49 से छोटी है। तो आप समझ सकते हैं दशमलव के बाद का जो अंक है, जो संख्या है, यदि वह 50 से बड़ा होगा तो राउंड फंक्शन इसको राउंड अप करेगा और यह 49 से छोटा होगा, 49 तक होगा तो यह राउंड डाउन कर देगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 21, क्योंकि यहां पर दशमलव के बाद का अंक 50 से बड़ा है, क्योंकि 56 है तो आंसर मिलेगा हमें 21। इस फंक्शन को हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। यहां पर हम एक्सेल में राउंड फंक्शन को प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो हमने इक्वल को लगाया, इक्वल के बाद राउंड फंक्शन को टाइप किया। हमने यहां पर नंबर दिया 20.56 और (0) दिया हमने, (0). ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आंसर कितना आया हमारा? 21 आया। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद का जो अंक है, दशमलव के बाद की जो संख्या है वह 50 से बड़ी है। तो यहां पर हमें 21 मिला। लेकिन यही फॉर्मूला यदि हम इस प्रकार से टाइप करें, राउंड 20.40, 0, तो अब हमें यहां पर आंसर मिलेगा 20। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद की जो संख्या है वह 0.49 से छोटी है। तो जब भी दशमलव के बाद की संख्या यदि 0.49 से छोटी होगी या 0.49 तक होगी तो यह राउंड डाउन कर देगा, और यदि 50 या 50 से बड़ी होगी तो यह राउंड अप कर देगा। राउंड फंक्शन वैल्यू को राउंड अप करता है या राउंड डाउन करता है, और इसको हम इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। हमने लिखा राउंड 10.452, 1। हम इस प्रकार से भी इसको यूज कर सकते हैं। हमने लिखा है 10.452, 1। इसका मतलब क्या होगा? हमारा जो नंबर है, हमारी जो संख्या है, उसमें हमें दशमलव के बाद केवल एक अंक शो करना है। दशमलव के बाद केवल एक अंक। तो आप देख सकते हैं यहां पर आंसर कितना आया हमारा? 10.5, एक अंक शो हो गया। यदि हम यहां पे कर दें 2, तो अब हमें दशमलव के बाद 2 अंक शो किए जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हम यहां पर कर देते हैं 0, तो अब दशमलव के बाद एक भी अंक शो नहीं किया जाएगा। यह होता है राउंड फंक्शन, जो कि किसी नंबर को राउंड अप या राउंड डाउन करके एक नॉर्मल इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में इक्वल 5 into 2 का आउटपुट क्या होगा? एमएस एक्सेल में यदि हम यह फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल 5 कैप या कैरेट बोला जाता है इसे, कैप या कैरेट, जो कि पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है एक्सेल में। पावर कैलकुलेट करने के लिए मतलब 5 के ऊपर 2 की पावर है, फिर हमें जो भी आंसर मिलेगा उसका गुणा करना है 2 से, 2 से। इक्वल 5 कैरेट या कैप 2 into 2, इसका आउटपुट क्या होगा हमें यहां पर बताना है। तो जब हम इस फॉर्मूले को एक्सेल पर सॉल्व करेंगे तो होगा क्या? इसमें पहले 5 है, 5 के बाद लगा है कैरेट या कैप, जो कि पावर को कैलकुलेट करता है, और पावर कितने की कैलकुलेट करनी है हमें? 2 की। मतलब हो जाएगा 5 के ऊपर 2 की पावर, और जब 2 की पावर है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 5 into 5, तो हमें आंसर मिल जाएगा 25। फिर जो 25 आएगा उसका हमें गुणा करना है 2 से,
इंटू 2 भी लगा है, 2 से गुणा करेंगे 25 का तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। मतलब पहले 5 के ऊपर 2 की पावर लगी है, उसके बाद जो आंसर आया है उसका गुणा किया गया है 2 में, तो आंसर मिलेगा हमें यहां पर 50। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमने यहां पर लिखा इक्वल 5 कैरेट 2 इंटू 2 और एंटर की को प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं आंसर कितना प्राप्त हुआ हमें 50। यदि हम यहां पर एक और फॉर्मूला लगाते हैं 5 इंटू 4 प्लस 3, तो इसका आंसर अब हमें क्या प्राप्त होगा, यहां पर आपको थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आना चाहिए 5 चौके 20, पहले 5 का 4 में गुणा होगा 20, फिर 20 में 3 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 आंसर आना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं 23 आंसर आया। लेकिन यदि हम यह फॉर्मूला अब इस प्रकार से लगाते हैं 5 प्लस 4 इंटू 3, तो अब आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए यहां पर। यदि इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 5 और 4 9, और 9 का गुणा आप 3 से करेंगे तो हो जाएगा 27। लेकिन यहां पर यह आंसर गलत हो जाएगा। इस फॉर्मूले को यदि आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि यदि आप 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा 27। लेकिन आपका आंसर यहां पर गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है प्लस और माइनस को बाद में सॉल्व किया जाएगा, पहले इनटू और डिवाइड को सॉल्व किया जाएगा। आप मैथ में बोर्ड मास करके एक टेक्निक, बोर्ड मास करके एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसमें पहले ब्रैकेट ओपन होते हैं, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, उसको यहां फॉलो करना है। मतलब पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 का गुणा किया जाएगा 3 में, तो 4 3 हो जाएगा 12, फिर 12 में 5 जोड़ना है तो आंसर आएगा यहां पर 17। आप देख सकते हैं आंसर कितना आया 17। लेकिन यदि आप इसको विदाउट रूल्स के फॉलो करते, सॉल्व करते, तो आपका आंसर गलत आ जाता। यहां पर हो जाता 4 और 5 9, और 9 का गुणा में 3 करते तो आ जाता 27। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी फॉर्मूले में पहले एक्सपोनेंट सिंबल सॉल्व होते हैं, एक्सपोनेंट मतलब कैरेट वगैरह, उसके बाद इनटू और डिवाइड सॉल्व होता है, उसके बाद प्लस और माइनस सॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड। एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड होती हैं। स्लाइड को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस पी का। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट को, फाइल को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है www को ब्लैंक के द्वारा बनाया गया है। www को किसके द्वारा बनाया गया है हमें यहां पर बताना है। www को किसके द्वारा बनाया गया है। इस टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आपको यहां पर 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन होता है www का फुल फॉर्म क्या होता है। www का फुल फॉर्म क्या होता है। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www एक डेटाबेस होता है जो कि इंटरनेट पर सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और www को शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है। W3 क्योंकि इसमें 3 W होते हैं। और www को टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1989 में बनाया गया था। टिम बर्नर्स ली ने www को 1989 में बनाया था। और www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है। तो www को टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर्स सिंगल केबल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर्स सिंगल केबल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी का मतलब है किसी नेटवर्क में
यूज होने वाले सभी कंपोनेंट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उसमें कई प्रकार के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। उन सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हमसे पूछा गया है यहां पर किस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर सिंगल केबल से, सिंगल वायर से कनेक्ट होते हैं, वह होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर्स को एक सिंगल वायर के माध्यम से, सिंगल केबल के माध्यम से आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर सिंगल केबल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डॉक्यूमेंट में रेड अंडरलाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? डॉक्यूमेंट में रेड अंडरलाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? जब आप एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और किसी वर्ड के नीचे यदि रेड कलर की अंडरलाइन शो होती है तो वह क्या मिस्टेक होती है, क्या रिप्रेजेंट करती है? जब हम एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो कुछ वर्ड के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आती है, कुछ वर्ड के नीचे ग्रीन या ब्लू कलर की अंडरलाइन आती है। जिस वर्ड के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन होती है वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, और जहां पर ग्रीन या ब्लू कलर की अंडरलाइन होती है वहां पर ग्रामर की मिस्टेक होती है। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जब किसी वर्ड के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आती है तो वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, और यदि ग्रीन या ब्लू कलर की अंडरलाइन आती है तो वहां पर ग्रामर की मिस्टेक होती है। और स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है F7। F7 शॉर्टकट की के द्वारा एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन का यूज किया जाता है, जो कि एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। रिव्यू टैब में एमएस वर्ड में यदि आप किसी वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर की मिस्टेक करते हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7, और यह रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्यूमेंट में रेड अंडरलाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? वह रिप्रेजेंट करती है स्पेलिंग की मिस्टेक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में आपकी करंट पोजीशन को कौन शो करता है? डॉक्यूमेंट में आपकी करंट पोजीशन को कौन शो करता है? डॉक्यूमेंट मतलब एमएस वर्ड की फाइल। एमएस वर्ड की फाइल में अभी आपकी पोजीशन कहां पर है यह आपको कैसे पता चलेगा? डॉक्यूमेंट में अभी आप कहां पर वर्क कर रहे हैं यह आपको कौन रिप्रेजेंट करता है? तो डॉक्यूमेंट में जो भी अभी हमारी करंट पोजीशन होती है वह हमें कर्सर शो करता है। कर्सर, जहां पर हमारा कर्सर होगा वहीं पर हमारी करंट पोजीशन होगी। तो डॉक्यूमेंट में जहां भी हमारा अभी कर्सर होगा वही हमारी करंट पोजीशन होती है। मतलब जहां कर्सर होगा उसी पोजीशन पर हम कोई टाइपिंग कर सकते हैं, कोई नया वर्ड ऐड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में करंट पोजीशन को शो करता है कर्सर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग से यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहां पर 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट से। क्लाउड का मतलब है यहां पर इंटरनेट से। हम इंटरनेट के माध्यम से जो भी सर्विस यूज करते हैं वह सभी क्लाउड की सर्विस होती हैं। क्लाउड में हम डेटा को अपलोड कर सकते हैं, डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। डेटा जो भी हम इंटरनेट पर रखते हैं वह सभी क्लाउड में स्टोर होता है। इंटरनेट के माध्यम से हम क्लाउड की सभी सर्विसेज को यूज करते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 सर्विस मॉडल होते हैं। 3 सर्विस मॉडल। पहला सर्विस मॉडल होता है आस, दूसरा होता है पास और तीसरा होता है सास। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 सर्विस मॉडल होते हैं, आस, पास, सास। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 सर्विस मॉडल होते हैं, आस, पास, सास। आस का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस।
प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और सास का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हमसे पूछा गया था पास का फुल फॉर्म जो कि होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनेक्स में किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। लाइनेक्स में किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। लाइनेक्स से पूछा गया है यह क्वेश्चन। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमसे पूछा गया है लाइनेक्स में यदि किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करना है मतलब प्रोसेस को खत्म करना है, स्टॉप करना है, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे। लाइनेक्स में किसी रनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए किल कमांड का यूज किया जाता है। किल कमांड का, किल मतलब किसी चीज को फिनिश कर देना, टर्मिनेट कर देना। तो लाइनेक्स में यदि हमें किसी रनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, स्टॉप करना है, तो किल कमांड का यूज किया जाता है। एक और कमांड से भी कर सकते हैं, किल ऑल कमांड। लाइनेक्स में किल और किल ऑल इन दोनों कमांड से हम किसी रनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन किल कमांड प्रोसेस को प्रोसेस आईडी से टर्मिनेट करती है, जबकि किल ऑल कमांड प्रोसेस को उसके नाम से किल करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइनेक्स में किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए किल कमांड का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन की स्टार्टिंग किस सिंबल से होती है। बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन की स्टार्टिंग किस सिंबल से होती है। जब हम एमएस एक्सेल में कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई कंडीशन चेक करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला और फंक्शन का यूज किया जाता है। प्रत्येक फॉर्मूला और फंक्शन की स्टार्टिंग इक्वल सिंबल से होती है, इक्वल से। एक्सेल में जब भी हम कोई फॉर्मूला या फंक्शन लगाते हैं तो उसकी स्टार्टिंग इक्वल सिंबल से होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब डिजाइनिंग में CMS का फुल फॉर्म क्या होता है। वेब डिजाइनिंग में CMS का फुल फॉर्म क्या होता है। वेबसाइट डिजाइनिंग में CMS का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है। वेबसाइट डिजाइनिंग में CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसका यूज वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि वर्डप्रेस। वर्डप्रेस करंट टाइम पर यूज होने वाला एक सबसे अच्छा CMS सॉफ्टवेयर होता है, जिसके द्वारा हम किसी वेबसाइट को विदाउट कोडिंग के बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका यूज किसी वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए किया जाता है। वर्डप्रेस एक CMS सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। गो टू एक ऐसा फीचर है जो हमें वर्कशीट में, डॉक्यूमेंट में एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पर जाने में हेल्प करता है। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए गो टू का यूज किया जाता है, और गो टू की दो शॉर्टकट की होती हैं। एक होती है Ctrl+G और एक होती है F5। वर्ड, एक्सेल दोनों सॉफ्टवेयर में हम गो टू ऑप्शन को Ctrl+G या F5 से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की क्या फंक्शन की होती है। फंक्शन की होती है F5 और शॉर्टकट की होती है Ctrl+G। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, F5 फंक्शन की के द्वारा गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।